बिटिया ओ बिटिया, क्या कर रही हो? आज तुम्हें लड़के वाले देखने आ रहे हैं। माँ माँ, अंदर से आवाज़ आती है। माँ, मुझे अभी शादी नहीं करनी। अभी मेरी उम्र क्या है? अभी तो मैं सिर्फ 30 वर्ष की हूँ। नहीं नहीं, सुनो बेटा, तुम्हारी चाची ने लड़का बताया है। उसकी मासी का बेटा है। लड़का आगरे में रहता है, कंप्यूटर इंजीनियर है और पापा की ज्वेलरी की शॉप है। तुम्हारी चाची कह रही थी कि तुम्हारी प्रीति राज करेगी। प्रीति अंदर से, माँ माँ, अभी थोड़ा रुक जाओ ना, अभी मुझे शादी नहीं करनी, अभी मुझे पढ़ने दो प्लीज़ माँ, मेरी अच्छी माँ। चल अच्छा, ज़्यादा बातें ना बना, मैं तेरी चाची से बात कर लेती हूँ। आई लव यू माँ, आई लव यू। आप कितनी अच्छी हो माँ। प्रीति आकर अपनी माँ के गले लग जाती है। ऐसे ही एक के बाद एक कई रिश्ते आते हैं, पर प्रीति कोई ना कोई बहाना करके अपनी माँ को, मीता को मना कर देती है। प्रीति के माता पिता को लगता है कि चलो अभी पढ़ रही है, पढ़ने देते हैं और अब शादी के बारे में बात करनी कम कर देते हैं। दरअसल बात ये थी कि उन दिनों राजेश का काम कुछ अच्छे नहीं चल रहा था। घर भी आर्थिक तंगी से गुजर रहा था और उस पर शादी वक्त बीता गए। उधर प्रीति की एक लड़की सुमित के साथ दोस्ती हो जाती है और दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। दोनों का प्यार परवान चढ़ता है। दोनों प्यार में एक दूसरे के साथ जीवन भर रहने का वादा करते हैं, पर साथ ही साथ कहते हैं कि हम अपने माता पिता की इच्छा के विरुद्ध कोई काम नहीं करेंगे। प्रीति की छोटी बहन थी जिसका नाम था रिया। रिया प्रीति से 4 साल छोटी थी, परंतु दोनों में बहुत प्यार था। प्रीति का एक भाई था जिसका नाम था रितेश था। तीनों भाई बहन आपस में बहुत प्यार से रहते थे। प्रीति अपनी बहन रिया से सुमित के बारे में बता रखा था। रिया को ये भी पता था कि प्रीति सुमित से प्यार करती है। बस जब भी प्रीति के लिए कोई रिश्ता आता तो रिया फ़ोटो देखकर ही कुछ न कुछ कह देती। माँ, ये लड़का मोटा है, थोड़ा सही नहीं लग रहा है, कोई और देखते हैं। राजेश, उसका बेटा रितेश, दोनों साथ साथ काम करने के लिए एक साथ ऑफिस जाते हैं और एक दिन रितेश अपने पापा राजेश को सब कुछ बता देता है। राजेश घर आकर सबको बुलाता है और कहता है कि तुम क्या सिखा रही हो बच्चों को, कैसी शिक्षा दे रही है, घर में क्या चल रहा है, मुझे कुछ भी नहीं पता। मीता डरते हुए बोलती है, मैं आपको बताने ही वाली थी कि बस आपके सही मूड और सही समय का इंतज़ार कर रही थी। उधर राजेश के पिताजी बोलते हैं, कोई बात नहीं, एक बार पहले लड़के को देख लो, लड़का सही लगे तो माँ बाप से मिल लेना। राजेश कहते हैं कि ठीक है पिताजी, जैसा आप कहो वैसे ही करेंगे, शादी तो करनी ही है। प्रीति भी एक बैंक में सर्विस कर रही थी। वे प्रीति से सुमित से संडे के मिलने के लिए बोलते हैं। मीता राजेश सुमित से मिलने एक रेस्टोरेंट में जाने का प्रोग्राम बनाते हैं। राजेश सुमित से मिलने का संडे का प्रोग्राम बनाते हैं। दोनों को देखने में सुमित अच्छा लगता है। राजेश थोड़ी देर अप्रोचिक बातें करता है और बोलते हैं कि हमारे पास बेटी के अलावा कुछ नहीं है और आप हाइट भी देख लीजिए, क्योंकि उसकी हाइट का तो आपको पता ही है, शादी तो हो जाएगी परंतु बाद में हाइट के ऊपर कोई प्रॉब्लम ना आए। सुमित बोलते हैं, हाँ मुझे पता है प्रीति की हाइट के बारे में और मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे प्रीति जैसी भी है वैसी पसंद है। राजेश थोड़े से स्टार्टर और कोल्ड ड्रिंक मंगाते हैं। सुमित से उसकी सैलरी और काम के बारे में और घर के बारे में जानना चाहते हैं। 15-20 मिनट बात करके अपने घर आ जाते हैं। घर आकर अपने पिता से बोलते हैं कि मुझे लड़का पसंद है, हम हरिद्वार से आकर सुमित के माता पिता से बात कर लेंगे। अगले दिन में मीता और राजेश हरिद्वार गंगा स्नान के लिए चले जाते हैं। बस मीता को मन ही मन अपनी बड़ी लड़की और उसकी शादी की चिंता में गंगा मैया को याद किए जा रही थी। वह गंगा मैया के स्नान करती जाती और प्रार्थना करती, हे गंगा मैया, आप सब कुछ देख सकती हो कि कृपा से कुछ ऐसा हो जाए कि नोएडा वाले प्लॉट के कागज़ पलट जाएं और राजेश जी जैसी शादी चाहते हैं
में उनका मान सम्मान रहे और शादी आराम से हो जाए, किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। गंगा मैया बस इतनी कृपा कर देना कि मन में कहती, गंगा मैया जो हमारी नोएडा में ज़मीन है उसके कागज़ पलट जाएं और कुछ तो चमत्कार कर दो माँ। बस यही बात मन में रहती थी। 2 दिन बाद वे हरिद्वार से घर वापस आते हैं। घर पर आने के बाद राजेश के पिता कहते हैं कि बेटा, नोएडा से एक आदमी आया था और वह कह रहा था कि लाख रुपए ले लो हमसे और वे ज़मीन के कागज़ हमें दे दो। उसकी सरकारी ज़मीन है नोएडा में जिसके आपने अभी तक 50,000 दिए हैं। राजेश अपने पिता से बोले, पिताजी कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, चलो कल जाकर देखते हैं। अगले दिन राजेश अपने बेटे के साथ नोएडा जाते हैं। वहां जाकर कई प्रॉपर्टी डीलरों से बात करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि प्रॉपर्टी के रेट बढ़ गए हैं और प्रॉपर्टी की डीलर बताते हैं कि अगर हम आपसे मिल जाएं तो हम आपकी ज़मीन भी बिकवा देंगे और आपको फ़ायदा भी करवा देंगे। पहले हम आपकी ज़मीन किसी ख़रीदार को बिकवा देते हैं, जैसे जैसे वे पैसे देगा वैसे वैसे हम उसे देते रहेंगे। राजेश इस बात के लिए तैयार हो जाता है और वे आकर सबको बता देते हैं। घर में को सब खुश हो जाते हैं। नीता तो बस मन ही मन गंगा मैया को धन्यवाद करती रही, हे ईश्वर का धन्यवाद करती है कि उधर राजेश अपने साले को बुलाकर सुमित की छानबीन करने के लिए कहते हैं। उसका साला अमित सुमित की छानबीन अपने दोस्तों से जो सुमित के घर में पास रहते थे उनसे कहलवा देते हैं। हेमराज जी अच्छे आदमी हैं और लड़का भी सही है। राजेश के मन में तसल्ली आ जाती है। फिर वे थोड़े दिन बाद सुमित की मम्मी पापा से मिलने जाते हैं। सुमित के माँ बाप बहुत खुश होकर मिलते हैं और काफ़ी मन सम्मान करते हैं। राजेश को सब कुछ सही लगता है। फिर देखने आने की बात होती है तो हेमराज जी कहते हैं कि छोटे वाले लड़के के लिए भी लड़की देखी है। उसके माता पिता जल्दी शादी करना चाहते हैं तो हम चाहते हैं कि पहले सुमित की शादी हम जल्दी से कर लें और वे रोकने की तारीख 2-3 दिन बाद की रखना चाहते हैं। परंतु मीता बोली, अभी तो मेरी कुछ तैयारी भी नहीं है और समय काफ़ी जल्दी है। सब आपस में विचार परामर्श करके संडे का दिन तय हो जाता है। राजेश घर आकर अपने रिश्तेदारों को संडे के दिन शाम को आने का निमंत्रण देते हैं और अगले दिन खुद फंक्शन के लिए जगह देखने अपने बेटे के साथ जाते हैं और वहां जाकर वहीं रंगोली बैंक्वेट हॉल बुक करते हैं। सुमित के घर में 2 भाई और एक बहन नोएडा वाले प्लॉट में सौदा हो जाता है और पेशगी में 1 लाख मिल जाते हैं। अगले दिन से रोकना की तैयारी हो लगती है। नीता अपनी दोनों लड़कियों के साथ उनके कपड़े दिलवाने जाती है और मैं सूट और साड़ी खरीद लाती हूँ। घर आकर राजेश को दिखाती है। उन्होंने दोनों में से एक भी चीज़ समझ नहीं आती। वे कहते हैं, मेरी बेटी ये नहीं पहनेगी, इसके लिए तो एक डिज़ाइनर ड्रेस खरीद कर लाते हैं। फिर वे मॉल में जाकर सुंदर सी डिज़ाइनर ड्रेस खरीदते हैं। धीरे धीरे रविवार आ जाता है। मीता और राजेश की खुशियों का तो ठिकाना ही नहीं रहा है। रविवार को प्रीति की इंगेजमेंट है और उसकी तैयारी चल रही है। वे खुशी का माहौल है क्योंकि अब आर्थिक परेशानी भी कम हो रही है। राजेश जो पैसे लड़की के नाम से लाए थे वे उन्हें कहीं और खर्च नहीं करना चाहते थे। धीरे धीरे रविवार का दिन भी आ जाता है। नीता और राजेश खुशी खुशी सब तैयारियां करते हैं। शाम को सब लोग बैंक्वेट हॉल पहुंचते हैं। आने वालों का स्वागत करते हैं। थोड़ी देर इंतज़ार करके बाद सुमित के पिता हेमराज भी अपने रिश्तेदारों के साथ खूब ढोल बाजे बजाते हुए नाचते गाते हुए आते हैं। सब लोग एक दूसरे के गले मिलते हैं। सबका परिचय होता है। चारों तरफ खुशियों का माहौल है, जैसे आज ईश्वर मेहरबान हो रहा हो। प्रीति तो हरे रंग के लहंगे में बहुत सुंदर लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि मानो कोई प्यारी सी परी 16 श्रृंगार और के साथ धारा पर उतर आई है। उसका रूप देखते नहीं बनता था। उनकी निगाहें उस पर टिका देना। उधर सुमित भी कुर्ते पजामे में और उसके ऊपर पतला सा रेड कलर के स्टॉल में बहुत ही स्मार्ट लग रहे थे।
दोनों की जोड़ी देखते ही बनती थी। प्रीति के बाबाजी और राजेश से सुमित को टीका किया और शगुन का सामान दिया। फिर धीरे धीरे रिश्तेदारी में सुमित को टीका कर आशीर्वाद दिया। कुछ देर बाद सुमित की माताजी ने प्रीति को शगुन सेट साड़ी सूट दिया और श्रृंगार का सामान दिया, साथ में फल और मीठा प्रीति की गोद में दिया और दोनों तरफ के रिश्तेदार बहुत खुश थे। थोड़ी देर बाद सब ने खूब नृत्य किया, सब ने मिलकर खाना खाया, सबको बहुत अच्छा लगा। ईश्वर की अनुकृपा से सब काम भली प्रकार से निपट गया। मीता और उसके पति राजेश ने सबको रुपए, फल और मीठा देकर विदा किया। मीता और राजेश खुश ही थे। प्रीति और सुमित दोनों के मन में शायद ये विचार आ रहे थे कि वादा रहा तेरा मेरा साथ रहे, हाथों में तेरा हाथ रहे, जैसे फूल में खुशबू हवाओं में बहार रहे, नदी का किनारा हो, समझौता तेरा मेरा प्यार हो, वादा रहा तेरा मेरा साथ रहे। बिन देवता मंदिर सूना, प्यार बिना मन आंगन सूना, मेरी सांस में धड़कन मेरी तुम प्राण मेरे प्रियतमा, ये वादा रहा तेरा मेरा साथ रहे। मिले तो जिंदगी पूरी, बिना तेरे मेरी हर सांस अधूरी, तुम राग में रागनी, आकाश में निर्मल चांदनी, तेरी आंग रूठे तो मैं मना लूँ, प्यार का स्वर्ग लुटा दूँ, मैं रूठूँ तो मना लोगे, तो मेरे मन में जो निखरे उठ लो तुम, मैं हर बात नज़रों से समझ जाओगे, हर समय तुम प्यार मुझ पर बरसाओगे, मुझे पूर्ण तुम पर जाओगे, बस यूं ही बस खट्टी मीठी प्यार हर जन्म में तेरा मेरा साथ। मीता और राजेश के रिश्तेदार की विदा होकर सुमित के रिश्तेदारों से विदा होकर एक खुशनुमा यादों के सफ़र के साथ घर आ जाते हैं। कुछ दिनों बाद मीता पंडित जी से शादी की तारीख निकलवाने के लिए बातें करने जाती है। पंडित जी ने कई तारीखें निकाली। सुमित के पिता और राजेश की रजामंदी से 1 दिसंबर की तारीख विवाह के लिए निश्चित हो गई। उधर मीता की नंद की बेटी ऋतु प्रीति से 6 साल बड़ी थी। वे उसके लिए लड़का ढूंढ रही थी। कहीं लड़का न मिल पाने के कारण देर हो जा रही थी तो उसका मन प्रीति की रोकने वाले दिन सही था, लेकिन प्रीति के रिश्ते होने के चंद दिनों बाद ही ऋतु का भी रिश्ता हो जाता है। अब तो घर में खुशी का माहौल था। नंद के यहाँ भी शादी और हमारे घर भी शादी। धीरे धीरे नोएडा वाली प्रॉपर्टी की बातें आगे बढ़ती रहीं और 50 लाख में डील फाइनल हो गई, जिसमें 35 लाख रुपए सरकार को देने थे, 15 लाख राजेश जी को बचाने थे। इसने रुपए में आराम से प्रीति की शादी जैसे सामाजिक रीति रिवाज के साथ अच्छी होती ऐसी ही होगी, ऐसा राजेश और मीता ने सोचा था कि हर लड़की के मन में अरमान होता है, जैसे प्रीति के मन में भी अपनी शादी को लेकर बहुत अरमान थे। उधर मीता की नंद की बेटी की शादी की तारीख प्रीति से पहले 9 सितंबर के निश्चित हो गई थी। अब तो वो खुश थे कि चलो घर में सबसे बड़ी लड़की की शादी पहले हो जाएगी। धीरे धीरे नंद के यहाँ शादी का दिन आ गया। वहाँ पर राजेश को भात देने था और उसी दिन की नोएडा वाले प्लॉट की रजिस्ट्री थी। मीता मन ही मन सोचती जाती कि ईश्वर आज रजिस्ट्री ना हो, ना ही तो प्रीति की शादी से पहले सब पैसे खर्च हो जाएंगे, क्योंकि राजेश जी अकेले भाई थे और उनको भाई अपनी बहन से बहुत प्यार था। जब मीता के पति और बेटे घर आए तो राजेश जी काफ़ी उदास होकर बैठ गए। उन्होंने कहा कि रजिस्ट्री तो आज नहीं हुई। मीता ने समझाया, कोई बात नहीं, ईश्वर जो चाहता है अच्छा ही करता है, भगवान सब ठीक करेंगे। मीता की नंद ने सुमित के यहाँ निमंत्रण भेज रखा था। राजेश ने अपनी भांजी ऋतु की शादी में अच्छे से भाग दिया, जितना उस समय उनकी हिम्मत थी। उससे ज़्यादा रात को शादी में हेमराज जी और सुमित दोनों आए। राजेश ने उनको कहा कि देखो भाई साहब, शायद मैं अपने मन के मुताबिक शादी ना कर पाऊँ। हेमराज जी राजेश के दोनों हाथ अपने हाथों में लेते हैं, वे बोलते हैं, भाई साहब आप परेशान मत होइए, हमें तो सिर्फ बिटिया ही चाहिए। हम तो 5 कपड़ों में भी बिटिया को ले जाने के लिए तैयार हैं। हाथ में हाथ दबाकर हेमराज राजेश के मन को तसल्ली देते हुए ऋतु की शादी पर सभी ने खूब मस्ती की। प्रीति ने सफ़ेद और नीले रंग की कढ़ाई वाली साड़ी पहनी रखी थी। रंग तो गोरा था और भी सुंदर लग रही थी। सभी लोग खुश थे। सुमित और प्रीति बुआ के बच्चों ने शादी खूब एंजॉय की। घर की पहली शादी थी तो सभी काफ़ी खुश थे। धीरे धीरे समय चलता रहा। उधर राजेश भी मन में
काफ़ी परेशान रहता था कि पता नहीं क्या होगा। शादी के दिन भी पास आ रहे हैं, लेकिन नीता को ईश्वर पर भरोसा था। उसको विश्वास था कि गंगा मैया सब ठीक करेगी। उसकी कृपा से एक फंक्शन आराम से हो गया। वे शादी करवाएंगे। नीता की ईश्वर में बहुत आस्था थी, बस उसको अपने ईश्वर पर अटूट विश्वास था, क्योंकि वह इसके बिगड़े हुए काम बनाता था। वह परेशान रहता था कि पता नहीं क्या होगा। शादी के दिन भी पास आ रहे हैं, लेकिन नीता को ईश्वर पर भरोसा था। उसको विश्वास था कि गंगा मैया सब ठीक करेगी, जिसकी कृपा से एक फंक्शन आराम से हुआ है। वह अभी शादी करवाएंगे। नीता को ईश्वर में बहुत आस्था थी। वह सबको अपने ईश्वर पर अटूट विश्वास था, क्योंकि वही उसके बिगड़े हुए काम बनाता है, किसी न किसी को मददगार के रूप में भेज ही देता है। वह तो हर समय ईश्वर का ही धन्यवाद करती रहती थी। अक्टूबर के शुरू में नीता के नंदोई में और ससुर ने राजेश से कहा कि शादी के लिए जगह बुक करवा दो। अभी तो नहीं, पैसे का इंतज़ाम होने दो। उसके नंदोई बोले, पैसे मैं दे देता हूँ। और ससुर बोले, अक्टूबर में मेरे बोनस के साथ पैसे आए हैं, उन पैसों से जगह बुक करा दो। राजेश ने उन पैसों से कुछ नेता की नंद से पैसे दिए और जाकर उन्होंने अमन फार्म हाउस बुक करवा दिया। शादी के सिवा महीना पहले, मतलब कि 20 अक्टूबर को नोएडा वाले प्लॉट की रजिस्ट्री हो गई थी। तो राजेश नीता की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। दोनों बस अगले दिन से ही शादी की तैयारी में लग गए। नीता और राजेश के साथ जाकर बच्चों की पसंद के कपड़े दिलाए, और राजेश कभी घर में किसी के लिए कोई कपड़ा नहीं लाते थे। वे अपनी बेटी की शादी के लिए खुशी हर काम जिम्मेदारी के साथ पूरा करने के लिए तैयार हो गए। वैसे राजेश ने शादी के 24 साल में नीता के साथ बाज़ार जाकर एक भी बार शॉपिंग नहीं करवाई थी, लेकिन बेटी की शादी की खुशी में रोज़ नीता से कहते हैं कि 11 बजे तक घर का सारा काम समाप्त कर लेना, फिर हमें बाज़ार चलना है। मैं तेरी बड़ी बड़ी शॉपिंग करवा देता हूँ। एक दिन बर्तन, चादर, क्रॉकरी, इस तरह से अलग अलग दिन कपड़े और घर और बच्चों के कपड़े खरीदने का हिसाब बना लेते हैं। उधर प्रीति और सुमित मिलते हैं और प्यार का परवान चढ़ते हैं। प्रियतम, मेरे सांसों की डोर बंधी है तुमसे, तुम जिंदगी मेरी, तुम बिन है जिंदगी अधूरी, प्यार का मधुर साज हो तुम मेरी दुल्हन बन तुम्हारे घर आऊँगी, किस्मत पर फिर अपनी मैं उतराऊँगी। राजेश, मीता, प्रीति, रिया लहंगा देखने जाते हैं। कई दुकानों पर लहंगे देखते हैं, पर उन्हें कोई भी लहंगा पसंद नहीं आता। फिर ढूंढते ढूंढते छाबड़ा 555 पर जाते हैं। लाल और हरे रंग का खूबसूरत सा लहंगा पसंद आ जाता है। चारों की निगाहें एकदम उसी लहंगे पर रुक जाती है। राजेश और नीता कुछ लहंगे अलग निकाल लिए। दुकानदार ने प्रीति को लहंगे पहनाकर दिखाए, परंतु जो उन्होंने लहंगा पहले उनको निकाला था, सबसे दिल आ गया। लहंगे की मोहक छवि देखकर नज़रें उससे नहीं हट पा रही थी कि मानो यही पुकार रही थी कि चाहिए, बस यही चाहिए। राजेश ने उस लहंगे को अलग रखवा दिया, उसका पेमेंट कर दिया। हालांकि लहंगा थोड़ा महंगा था, लेकिन राजेश एक बार कोई चीज़ पसंद करने आने के बाद पैसे नहीं देखते। फिर आई मीता की साड़ी की बारी। दुकानदार ने अनेक साड़ियाँ दिखाई। राजेश को एक लाल रंग की साड़ी मांगा गई। शक्ल के देखकर लग रहा था कि उसे लाल रंग की साड़ी पसंद है, परंतु राजेश तो बच्चों की तरह बस ले ली तो ले ली। यही साड़ी दुल्हन और दुल्हन की माँ जैसी लगेगी। जैसे शरारती लहजे से बोले, तुम क्या किसी दुल्हन से कम हो? ऐसी खरीदारी का दौर हंसी मजाक के साथ चलता रहा। अगले दिन कई कार्ड प्रिंट करवाए और जगह पर कार्ड देखने के बाद राजेश को एक कार्ड पसंद आया तो वो बोले, आप कोई नहीं देखेंगे, ये कार्ड ही लेंगे हम। जल्दी ऐसे ही शॉपिंग पूरी हो गई। धीरे धीरे शादी का भी दिन पास आ गया। शादी से पहले मीठा सर्वोत्तम भगवान का नाम लेने के लिए सुंदरकांड करवाया और समाप्त रिश्तेदारों का खाना पीना और भगवान का आशीर्वाद लेने के बड़ी श्रद्धा और लगन से सुंदरकांड
करवाया और भगवान से प्रार्थना की कि ईश्वर की कृपा से मेरी बिटिया की शादी शुक्ल हो जाए। ईश्वर की असीम कृपा मानो घर का साक्षात लक्ष्मी का ही वास हो गया वहाँ। जैसे हमारे घर के बड़े लोग कहा करते थे कि लड़की की शादी में लक्ष्मी 3 दिन के लिए सबके यहाँ पर वास करती है। ईश्वर की अनुकृपा से सुंदरकांड का पाठ अच्छे से समाप्त हो गया। सुंदरकांड भगवान के नाम के बाद सब और प्रोग्राम होने थे, जैसे सगाई, हल्दी, मेहंदी आदि। बस ऐसा लग रहा था कि जैसे वक्त पंखा लगाकर उड़ रहा है। दुनिया भरे वातावरण में दिल प्रफुल्लित हो रहा था। तैयारियों में मीता और राजेश तो जैसे खो ही जाते थे। रात दिन परवाह नहीं, खुशी में नींद कहाँ आती है। इसके अगले दिन सगाई की तैयारियां करनी थी तो सुमित को तो देखना का सामान और उनने घर वालों के देन के सामान, कपड़े, गिफ्ट वगैरह सब एक जगह रख लिए। मीठे के डिब्बे, फल, रुपए के लिफाफे, टीके का सामान सब संभाल कर शाम को बैंकेट हॉल चले गए। बैंकेट हॉल की शोभा देखते ही बनती है। इतना सुंदर सजा हुआ था कि हर चीज़ जैसे अपने आप में बोल रही थी कि लड़के वालों ने खूब स्वागत सत्कार किया, एक दूसरे से गले मिले। प्रीति के साथ चंचल तो बहुत खुश थी कि बार बार प्रीति की बुलाइयाँ ले रही थी कि दोनों खुशी से सबसे मिल रहे थे। पहले प्रीति के भाई ने सुमित का टीका किया, नारियल, कपड़े, गणेश आदि देकर मुंह मीठा करवाया और पान खिलाया। सुमित और रुपेश दोनों गले मिले। उधर हेमराज राजेश जी से गले मिले। उसके बाद प्रीति की सास चंचल ने प्रीति को चुन्नी उड़ाने की रस्म अदा की। उसको सूट, साड़ी, सेट, पजामे और श्रृंगार का सुंदर सामान दिया और सबने आशीर्वाद दिया कि प्रीति सुमित एक दूसरे को अंगूठी पहनाई। एक दूसरे को देखकर नज़रों में नज़र डाल मानो ये कह रहे हो हम तुम बने एक दूसरे के लिए। और फिर सब ने डांस किया। खुशी और अपने परिवार पर थी खुशी। सब ने खुशी से बुआ, मामा, मासी सब ने आशीर्वाद दिया। सब खुशी से झूम रहे थे कि सब ने डांस किया और साथ मिलकर सब ने खाना खाया। और फिर जो लड़के वाले के गिफ्ट लाए थे सबको ये गिफ्ट दिए। खुशी खुशी सगाई का काम पूरा हो गया। अगले दिन की हल्दी और मेहंदी घर को बहुत सुंदर ढंग से सजाया गया। ऐसे लग रहा था कि मानो चांदनी रात में पूरा चांद अपनी तारों के साथ धारा पर उतरा आया हो। हलवाई खाना बना रहे थे और मेहमान का आना जाना लगा हुआ था। नीता और राजेश सबकी आवभगत कर रहे थे। हंसी मजाक का दौर चल रहा था। ताई चाची हल्दी की तैयारी तक नहीं की, सबसे पहले पितरों की पूजा की गई। सुंदर सा सामान जोड़ा गया, मिठाई, उड़द की दाल, नमक, हल्दी, वस्त्र। नीता का मन तो पहले ही अच्छा रहा था कि फिर प्रीति को ढोल चढ़ाने के लिए एक पटरी पर बिठाया। पाई चाची, बुआ, मासी, संदीप तेल चढ़ाया और उपचार लगाया। उधर गीतों का दौर चल रहा था। ढोलक पर थाप तो रही थी, सुंदर सुंदर गीत गा रहे थे जिसने सुनकर किसी की भी आंखें नम हो जाएं। ऐसा गीत का दौर। एक गीत तो सुनकर मीठा और राजेश अपनी लाडो को लेकर रो पड़े। बाबुल का घर छोड़ के लाडो हो गई आज रे पराई। बाबा रोए, दादी रोए, बड़े दुखों से पाली रे। हिचकी दे दे भैया रोए, कहाँ चली माँ जाई रे। बाबुल का घर छोड़ कर लाडो हो रही आज पराई रे। शादी की खुशियाँ और अब कल तो प्रीति पराई हो ही जाएगी। आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। ईश्वर सबकी सुनता है। अब शाम को मेहंदी लगानी थी। मेहंदी वाला मेहंदी लगाने आया। प्रीति ने दोनों हाथ में उन्हीं से तक बहुत सुंदर सुंदर मेहंदी रचाई। पैरों में मेहंदी रचाई। प्रिया मिलन की डेला में श्रृंगार सुंदर सुंदर हाथ लगेंगे दिखेंगे, उनमें प्यार प्रीतम को लुभाए। मेहंदी में नाम छुपाए। प्रीतम का देख देख प्रीतम मन मन मुस्काए। सभी रिश्तेदार ने मेहंदी लगवाई। सब ने खूब डांस करा। किसी की आंखों में नींद का निशान नहीं था। खुशनुमा माहौल, खुशी की रात, चांद तारों संग हसीन रात की मानो चांद भी अपनी प्रियतमा से मिलने को बेकरार था। अगले दिन सुबह मंडा भात तेल उतारने की रस्म की। सभी लोग सजने संवरने लगे। मीता को जिस दिन की इंतज़ार था वह हसीन रात जिसका सपना माँ बाप देखते थे कि उन्हें अरमान होते थे कि उसकी बेटी दुल्हन बनेगी, वह हसीन रात भी आ गई। अब शाम को तैयार होकर आज ध्वज
आमन फार्म हाउस पहुँचे। इतनी सुंदर नहीं बनता था कि तरफ सुंदर पहाड़ी पर झरना बह रहा था, चारों तरफ हरियाली ही सुंदर सुंदर फूल लगे हुए थे, मानो मनमोहक स्टेज था। प्रवेश द्वार ही अपने आप में मन को मोह रहा था। धीरे धीरे मेहमान का आना जाना शुरू हो गया। बारात आ गई, खूब नाच गाना हो रहा था, जैसे कि आज किसी के पैर रुकेंगे ही नहीं। दरवाजे पर सबका स्वागत सत्कार किया। घर की खिड़कियों को मतलब प्रीति की बहनों ने दरवाजे पर सिरावन बांध दिया और अपने जीजू से हंसी मजाक करने के लिए दोनों तरफ से हंसी ठिठोली का दौर चल रहा था। तो लड़के वाले कम न थे कि लड़की वाले। इस तरह हंसते गाते हंसी मजाक के दौर में रिबन कट गया। सुमित को स्टेज पर ले जाया गया। वहाँ पर मीता ने सुमित की आरती उतारी और सुगुन दिया और फिर आगे जयमाला का प्रोग्राम शुरू होने लगा। सुमित तो शेरवानी में बहुत सुंदर लग रहे थे। उधर प्रीति भी जब तैयार होकर आई तो लाल और हरे रंग के लहंगे में किसी परी से कम नहीं लग रही थी। उसकी सुंदरता देखते ही बन रही थी कि सबने अपने में कहे, प्रीति तुम बहुत प्यारी लग रही हो। रिया की एक फ्रेंड ने तो अपनी मम्मी को फ़ोन करवा के बोला, मम्मी अगर सुंदर दुल्हन देखनी हो तो आप आ जाइए। प्रीति बहुत ही सुंदर लग रही है, किसी की नज़र उसे नहीं हट रही है। ऐसा लग रहा था कि मानो जैसे किसी ने उसको बहुत प्यार से बनाया है, बहुत प्यार से सजाया है। अब भाइयों ने फूलों की चादर से ले ली। उसके नीचे सखियाँ के संग अपने पिया को जयमाला पहनाने चल दी। जयमाला हो गई, ने फ़ोटो खिंचवाई। राजेश, प्रीति, हेमराज और चंचल जी को ऐसा लग रहा था कि मानो रात कितनी हसीन हो गई है। दोनों के सपने जैसे पूरे हो गए। खुशी खुशी जयमाला का कार्यक्रम पूरा हो गया। जब सब ने खाना खाया, इसके बाद फेरे की तैयारी हो गई। पंडित जी के साथ बच्चों की सुंदर कहानियों के साथ पंडित जी फेरे संपूर्ण करवाए। राजेश और मीता ने कन्यादान किया और इसके बाद खाना खाया। बस फिर विदा का टाइम आ गया। सबके मन भारी होने लगे। किसी की आंखों में आंसू नहीं रुक रहे थे कि वैसे भी ये टाइम सब माँ बाप के लिए बहुत दुर्दायक और पूर्ण होता है। अपने कलेजे का टुकड़ा जिसको इतने समय पाल पोस कर प्यार से चिंतित कर बड़ा किया हो, उसको किसी और को सौंपना कितना मुश्किल काम होता है। प्रीति ने खील बिखराए रस्म और जाते हुए दोनों दरवाज़ों पर मेहंदी के छाप लगाने की रस्म कराई गई। मेहंदी के छापे शायद इसलिए करवाए जाते हैं कि बेटा तुम्हारी यादें धीरे धीरे इस घर से कम हो जाएं और तुम नए घर में, अपने परिवार में, नए लोगों में अपनी जगह बनाओ। ढोल बजे हैं के साथ हेमराज जी अपने आंचल जी प्रीति को विदा करवाकर अपने घर ले गए। देखिए कहाँ तो मीता और राजेश के पास कोई पैसे कोई रुपए नहीं थे। कहीं ईश्वर में आस्था होने के साथ साथ मीता ईश्वर से प्रार्थना करती है, ईश्वर का धन्यवाद देती है। गंगा मैया ने प्रीति की शादी इतने अच्छे ढंग से हुई थी कि सब लोग आश्चर्यचकित हो गए। मीता ने तो कई रिश्तेदारों ने पूछा भी, क्या तुमने किसी से कर्जा लेकर शादी करी है? मीता ने सबको बताया कि कैसी ईश्वर की कृपा उसकी इच्छा पूर्ण हुई। मीता तो हर समय बस ईश्वर का धन्यवाद करती है और राजेश जी भी भगवान की लीला अपरंपार है। मानव तो सिर्फ एक सोचता है, मैं कर रहा हूँ, मुझे ये चाहिए। ईश्वर के देने वाले इतने अपकार हैं कि वह पूरे संसार के मनुष्यों की ज़रूरत से ज़्यादा देता है। ईश्वर को मेरा कोटि कोटि नमन। आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड कमेंट करना। धन्यवाद।